हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, यह है लेक्चर 5 घटना चक्र पूर्वावलोकन की भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से, जिसमें हम लोग पेज नंबर 200 से लेकर 295 तक यानी लगभग 95 पेजेस को कवर करने वाले हैं, वो भी 30 मिनट के अंदर। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र यानी चुनाव के बाद पहला सत्र जो होगा वो, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। नेक्स्ट है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं कौन कौन? राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, महासचिव लोकसभा का। नेक्स्ट है, संसद अथवा विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक। अगर कोई भी सदस्य बिना सदन को सूचित किए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। नेक्स्ट है, संसद का अनन्य भाग नहीं है उपराष्ट्रपति। संसद के भाग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। इसमें जो है उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होता। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। सर्वप्रथम एक सांसद अथवा विधायक कोई इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहा। राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द। नेक्स्ट है, संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। उपर्युक्त अधिनियम में 5 बार 1993 में, 1999 में, 2000 में, 2006 में और 2013 में यानी 5 बार जो है संशोधन किया गया है। लाभ का पद जो है संविधान में भली भांति परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? कोई पद संसद अथवा विधानमंडल में सदस्यता की निर्हरता हेतु लाभ का पद है या नहीं, इसका निर्णय केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल करेंगे। कोई भी पद व लाभ का पद है या नहीं, इसका निर्णय संसद और राज्य विधानमंडल करेंगे। जबकि कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडल की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निरहर घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निरहर है अथवा नहीं, इसका जो निर्णय है केंद्र में निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति और राज्यों में निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है अनुच्छेद 105। संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार अनुच्छेद 105। संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, क्योंकि यह जो है सामूहिक विशेषाधिकार नहीं बल्कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। विशेषाधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं और वो जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपभोग्य होते हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 122 के तहत। किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? राज्य विधानमंडल के निम्न सदन यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को, क्योंकि जो विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होगा वो एक आम मतदाता की हैसियत से लोकसभा चुनाव में मतदान करेगा, और राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है उसमें जो है विधानसभा के सदस्य ही निर्वाचित करके भेजते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में भाग लेगा राज्य विधानमंडल के निम्न सदस्य का निर्वाचित सदस्य। केवल राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। संविधान मनोनीत सदस्यों को मंत्री बनाने से मना नहीं करता। राज्यसभा में ही मनोनीत सदस्य होते हैं, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं हो सकते हैं। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है: भारत का संघ, भारत का प्रदेश अथवा उप प्रदेश या डोमिनियन, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों एवं उनकी संपत्ति के लिए। संसद जो है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु अनुच्छेद 253 अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा। संबंधित राज्यों की सहमति से अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में अनुच्छेद 357। राष्ट्र हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे अनुच्छेद 249। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है।
बिना किसी राज्य की सहमति से। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना, यानी यील्डिंग द फ्लोर। नेक्स्ट देखते हैं, संसद में शून्यकाल का समय है सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? भारत की। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। इस दौरान सदन का कोई भी सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। नेक्स्ट है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे पारित किया जाना चाहिए उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। यानी जो संयुक्त बैठक होगी उसमें जो विधेयक पारित होगा वह साधारण बहुमत से पारित होगा। सामान्य विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जबकि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इसी बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, विधेयक जो है वह व्यपगत नहीं होगा, उसे पारित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट है, लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक कब की गई थी? 1961 में। दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर। संसद में लंबित विधेयक सदन के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। यानी राज्यसभा में अभी विधेयक लंबित है और लोकसभा ने भी पारित नहीं किया है और लोकसभा जो है विघटित हो जाए तो वह विधेयक व्यपगत नहीं होगा। जबकि लोकसभा में लंबित विधेयक अथवा लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है लेकिन अभी राज्यसभा में लंबित है और इसी बीच जो है लोकसभा का विघटन हो जाए तो वह बिल जो है व्यपगत हो जाएगा। विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 265 में। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? संसद का। अनुच्छेद 266 क्लॉज 1 में संचित निधि का प्रावधान है, जो कि संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। जबकि 266 अनुच्छेद 266 क्लास 2 में लोक लेखा का प्रावधान है, जिसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक धनराशियां हैं जैसे भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि। इसमें जो धनराशि शामिल है इनको निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, संचित निधि पर भारित व्यय। अनुच्छेद 112 क्लॉज 3। राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते एवं उनके पद से संबंधित अन्य व्यय। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन। कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते और पेंशन आदि। कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा संसद की विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्ययभार यानी भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, उपराष्ट्रपति का वेतन व भत्ता, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करता है, जो कि संचित निधि पर भारित है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 267। आकस्मिकता निधि होती है राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? संसदीय स्वीकृति से पूर्व। बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी किसकी होती है? वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की होती है, ना कि राजस्व विभाग की। किसकी जिम्मेदारी होती है? वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में। टैक्स लगाना, समाप्त करना, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना आदि धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। जबकि जुर्माने अथवा अर्थदंड से संबंधित मामलों का धन विधेयक में उपबंध नहीं है। जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित मामले धन विधेयक में उपबंध नहीं है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होता, क्योंकि जो धन विधेयक है वह वित्त विधेयक का एक भाग है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निश्चय अनुच्छेद 110 क्लॉज 3 के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय जो है अंतिम होता है। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। अगला है, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है,
जबकि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने में काम आती हैं? संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखना, विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही भारत के संचित निधि से धन की निकासी, अनुपूरक अनुदान एवं लेखानुदान के प्रावधान, संसद में वित्त विधेयक पेश करना आदि। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर पूरा स्थापित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों संबंधी एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है जिसमें 15 सदस्य होते हैं। स्वतंत्रता के बाद अब तक 14 जो है गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। लेखानुदान अनुच्छेद 116 संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि निकालने के लिए। नेक्स्ट है, संसद में लोक लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुदान का अनुरोध अनुच्छेद 113 क्लास 2। सामान्य वित्तीय विधान में चरण, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना तथा वित्त विधेयक को पारित करना। नेक्स्ट है, संसद में किन किन विधेयकों के प्रस्ताव के पहल करने से पहले राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है? एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ऐसे कराधान तथा विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधी विधेयकों पर और धन विधेयकों पर तथा संविधान संशोधन विधेयकों पर। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। नीति निम्नोदन या नीतिगत प्रस्ताव किसे कहते हैं? बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। मित व्ययिता प्रस्ताव क्या होता है? बजट की मांगों में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सांकेतिक प्रस्ताव क्या होता है? बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं। यह एक संकेत मात्र होता है। लेखानुदान अनुच्छेद 116 में है, बजट पारित होने से पूर्व प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अग्रिम मांग। अगला है, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने किसके क्षेत्र को सीमित किया है? स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है स्थगन प्रस्ताव के सदृश है लेकिन उसमें निंदा का पक्ष नहीं होता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में निंदा का पक्ष नहीं होता है जबकि स्थगन प्रस्ताव में निंदा का पक्ष होता है। संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव द्वारा, प्रश्नकाल द्वारा, अनुपूरक प्रश्न द्वारा। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है, उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों की 3 श्रेणियां हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न। स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 377 के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? 30 मामले। संसदीय प्रक्रिया में गिलेटिन का अर्थ है विधेयक पर बहस को बंद कर देना। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं किंतु राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन जो है सत्राधीन न हो, यानी सदन जो है सत्र में न हो। कोई वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है। तथापि यदि वित्त विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन तक ही रोक सकती है। भारतीय संसद का सचिवालय जो है यह सरकार से स्वतंत्र होता है। अगला है, अनुच्छेद 98 के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन के लिए पृथक सचिवालय की व्यवस्था है। वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था, कौन? विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संसदीय समितियां। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। भारतीय संविधान में संसदीय समिति के बारे में विशेष रूप से कोई बंद नहीं किया गया है। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी। सदस्यों की संख्या कितनी है? 30। सभी सदस्य जो है लोकसभा से निर्वाचित किए जाते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है कैग, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण के अंग कौन कौन है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। संसद की अस्थायी समितियों के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? क्रमशः 2:1
1 के अनुपात में। संसदीय समितियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अस्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाएगा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के किसी नेता को अध्यक्ष जो है चुना जाता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाता। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत किया जाता है। लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच भी लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है, याचिका समिति, कार्यकारी समिति, बाजार स्टॉक स्कैम संयुक्त समिति, तदर्थ समिति, विभागीय समितियां, स्टैंडिंग समिति। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आकलन समिति में। लोक उपक्रम समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। जबकि सार्वजनिक उद्योगों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में तथा आकलन के बारे में संसदीय समितियां गठित की गई हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में संसदीय समिति का गठन नहीं किया गया है। भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है लोक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति दोनों। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी जो समिति है राज्यसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, लोकसभा के नहीं। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? अधीनस्थ विधान पर समिति। नेक्स्ट है, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियमों का पुनरीक्षण कौन करती है? संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां। नेक्स्ट है संसदीय अधिनियम। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार कब लागू हुआ था? 1954 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में। सती निरोध अधिनियम 1987 में। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में। शाही पद अधिनियम 1876। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। शाही पद अधिनियम 1876। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को। नेक्स्ट है 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। इसके तहत उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने देने का अधिकार है। उपभोक्ता गड़बड़ी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके लिए उसे निर्धारित फीस देनी होती है। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? 1871 में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब प्रवृत्त हुआ था? 30 जनवरी 1990 को। इसमें 23 धाराएं हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार है मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार दोनों। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 30 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो निर्धारित कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वनवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। यह अनुच्छेद नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो कि जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है के अनुरूप है। अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? ग्राम सभा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के किसी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? 90 दिन के भीतर। श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। कौन कौन? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, जबकि इसमें संविदा श्रम अधिनियम शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है जिसमें अधिनियमों को उनके ईयर से मैच कराना है।
राजद्रोह सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन विधेयक अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। भारतीय संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ तो 2005 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? 1980 में। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड कॉमर्स राइट अधिनियम 2001 में पारित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने 2018 के अपने महत्वपूर्ण निर्णय पुट्टस्वामी बनाम भारत संघवाद में उल्लेखित किया कि आधार मीडिया डाटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता। आधार संख्या को नियमों के तहत जारीकर्ता द्वारा निष्क्रिय या लुप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है लॉकडाउन के दौरान, यानी भारत सरकार को लॉकडाउन जो है लगाने की शक्ति किन कानूनों से प्राप्त हुई थी? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 से। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? 28 जनवरी 1950 को, जबकि इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी और 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ था। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम जो है 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष का अधिवक्ता रहा हो, वह अथवा राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। उच्चतम न्यायालय में प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। उच्चतम न्यायालय को साबित कदाचार या असक्षमता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है। ऐसे समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष इसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश अधिनियम 1968 के अनुसार उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का सभापति अस्वीकार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा। उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक होगा। न्यायाधीशों को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन जो है भारत की संचित निधि पर भारित होता है आदि। नेक्स्ट है अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। कौन? संसद। अगला है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जबकि उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। अनुच्छेद 124 क्लास 7 के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार हाई कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात सुप्रीम कोर्ट में और किसी अन्य उच्च न्यायालय में, यानी जिस उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश था उसको छोड़कर किसी अन्य उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में समर्थ। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993 में। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड संगठन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी। किसके द्वारा? द्वितीय प्रशासनिक आयोग द्वारा। और इस द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन 2005 में किया गया था वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में।
सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय की किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम प्राप्त न हो। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के पात्र हो, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नामित किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के और संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श के बाद। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है 127 में। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, जबकि अनुच्छेद 224 के तहत अपर या अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान उच्च न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए कितने न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए? 5। उच्चतम न्यायालय की मूल या आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 में है। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि उस विवाद में विधि का कोई प्रश्न अंतर्निहित है। भारत सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद इसके अंतर्गत नहीं आता है। कोर्ट मार्शल की अपील जो है सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णय जो है साक्ष्यात्मक मूल होता है इनका, और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129। इन्हें जो है अभिलेख न्यायालय माना जाता है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। 1961 में H.N. सान्याल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को तथा अनुच्छेद 215 के अनुसार हाई कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। संविधान में सिविल अवमानना तथा आपराधिक अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है। संसद द्वारा पारित न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971, इसमें जो है सिविल अवमानना तथा आपराधिक अवमानना दोनों को परिभाषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से, और इसका प्रावधान है अनुच्छेद 130 में। निम्न अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227। अगला है उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ कौन सी थी? गोलकनाथ केस में 11 न्यायाधीशों की, और सबसे बड़ी कौन सी थी? केशवानंद भारतीवाद में 13 न्यायाधीशों की, और दूसरी थी 11 न्यायाधीशों की गोलकनाथ केस में। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह धारणा व्यक्त किया कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित है? ओबीसी की क्रीमी लेयर से। और विशाखावाद कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्ती नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में है, और अपीली क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132 से 136, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 में है। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 124A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है अनुच्छेद 142 के तहत तथा अनुच्छेद 137 के तहत। सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है अनुच्छेद 137। सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत? 137 के तहत। भारत में न्याय के पुनरीक्षण का अर्थ है विधियों और कार्यपालिका आदेशों के संवैधानिकता के विषय में प्रख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है सुप्रीम कोर्ट जो है राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों जगह। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में सीमित है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का रक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। कौन से मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता में आते हैं? अधिकारों का प्रवर्तन।
संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को। संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143 वन के तहत। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से 2 प्रकार के विषयों पर सलाह मांग सकता है। लोक महत्व के विषयों पर विधि या तथ्य संबंधी इस मामले पर परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है। और दूसरा है किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौता या अन्य समकक्षी विषयों पर इस पर परामर्श देना सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। देश के किसी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट के पास। वाद और विषय: A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज, निवारक अवरोध की प्रक्रिया, रमेश थापर बनाम मद्रास राज, स्वतंत्र भाषण पर रोक, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, संविधान संशोधन के संसद की शक्ति, चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, सरकारी नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण विषय से संबंधित है। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश थे कमल नारायण सिंह। न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। 22 फरवरी 1978 को नियुक्त हुए थे। 22 फरवरी 1978 को उनके पुत्र न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। अभी तक कुल 11 महिला जज सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन चुकी हैं। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती एवं न्यायमूर्ति अय्यर लोकहित याचिका यानी पीआईएल को प्रारंभ एवं प्रोत्साहन देने के लिए जाने जाते हैं। पीआईएल प्रस्तुत की जा सकती है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। पीआईएल के माध्यम से नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह किसी व्यक्ति या समूह या समाज के हित संबंधी मामलों में न्यायिक उपचार की प्राप्ति हेतु न्यायालय जा सकता है। जनहित याचिका की अवधारणा शुरू की गई थी यूएसए में। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। किसने कहा था न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद ने। भारतीय संसद ने 3 तलाक की बिद्दत को असंवैधानिक घोषित किया था 2017 में। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला आवंटन घोटालावाद की सुनवाई के दौरान सीबीआई को पिंजरा बंद तोता की संज्ञा दी थी। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संबंधित है आईपीसी की धारा 377 से और इस धारा को भारतीय न्याय संहिता विधेयक में हटा दिया गया है। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? अनुच्छेद 348 के तहत। अनुच्छेद 348 में उपबंध है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्यपाल। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधानों को मूल योजना में छोड़ दिया गया था क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। अनावश्यक निर्वाचन व्यय बढ़ता आदि। नेक्स्ट है राज्य सरकार का कार्यकारी अथवा संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत। राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हताएं: वह भारत का नागरिक हो, जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया। राज्यपाल अपना पद ग्रहण से पूर्व उसे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समकक्ष शपथ लेगा। राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है अनुच्छेद 169 में दिया गया है, ना कि 3री अनुसूची में। राज्यपाल के संदर्भ में सही है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर बने रहते हैं। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। राज्यपाल जो है उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 156 क्लास 1 में प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। वह अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से कार्य करेगा। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यानी राज्य की संचित निधि से।
यदि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश या अवधारित करे। किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरूपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, राष्ट्रपति को विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है। अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, ये सभी जो है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 213 में, और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 123 में। यानी अगर इसी क्रम को बदल दें, 213 को अगर एक ऊपर लिख दें 1, 2, 3, तो यह राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो जाएगी अनुच्छेद 123। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, विधान परिषद की सदस्य संख्या के 1/6 भाग को। राज्यपाल विधि के विरुद्ध किसी अपराध के दोष सिद्धि ठहराए गए व्यक्ति के दंड का प्राविलंबन, विराम, प्रतिहार, लघुकरण या उसे क्षमा कर सकता है, अथवा मृत्यु दंड का निलंबन, प्रतिहार या लघुकरण कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। मृत्यु दंड का निलंबन, प्रतिहार या लघुकरण कर सकता है, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 161। मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति में है। अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसके पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई संस्थापित नहीं की जाएगी। किसी राज्यपाल या राष्ट्रपति के खिलाफ उसके व्यक्तिगत क्षमता में किए गए कार्यों पर नागरिक कार्रवाई केवल 2 महीने की पूर्व सूचना के साथ ही की जा सकती है। अनुच्छेद 361। राज्यपाल के विरुद्ध जो है महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, क्योंकि 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। अगला है, किसी का सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसे गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग ना लिया हो। सरकारी आयोग 1983 ने। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।